Hello friends. So today we will start with Module A Unit 5 IBF Certification IT Security Physical and Environmental Security. So in this chapter we will cover what is physical security, different steps in ensuring physical security, vulnerability in physical security, and video surveillance, physical security control, and environmental security. This is again a pure theoretical chapter. Okay, so I'll try my best to generate some interest for all of you. Okay, so what is physical security? देखिए फिजिकल सिक्योरिटी क्या होता है कि ऑल दी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड योर इंफॉर्मेशन एसेट जो भी है उसको फिजिकली प्रोटेक्ट कैसे करोगे. मान के चलिए कि इफ़ देयर इज एन सर्वर इन योर प्रीमाइसेस, तो उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे. ऐसा ना हो कि कोई लेके उसे भाग जाए. ठीक है, तो द वे वी प्रोटेक्ट आवर सर्वर इन दिस केस और हार्डवेयर और एनीथिंग, तो इसे हम जो है फिजिकल सिक्योरिटी कहते हैं. ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी क्या है कि जो भी आपके फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उसको आप कैसे सिक्योर करोगे या उसको सिक्योर करने का जो है वो क्या क्या प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री में. ठीक है, तो नाउ लेट्स रीड दिस. All the security initiatives to physically protect or secure the asset. And what is asset? Information asset, hardware, software, etc. is called physical security. So what is physical security? All the security initiatives to physically protect or secure the asset, these are the asset, is called physical security. It starts with all the critical step right from the identifying the physical assets, techniques to protect the asset, control to be put in place, and monitoring the effectiveness of measures taken to protect it. मतलब ये जो है सबसे पहले क्या होता है इसमें कि हम आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं, देन देखते हैं कि क्या टेक्निक लगा सकते हैं प्रोटेक्ट एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, and then some other steps. So we will see that in next topic. तो फिजिकल सिक्योरिटी तो समझ में कम से कम आ गया कि फिजिकल सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट सिक्योरिंग योर एसेट, इंफॉर्मेशन एसेट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर is called physical security. All the security initiatives to physically protect or secure the asset, example information asset, hardware, software is called physical security. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट स्टेप्स इन फिजिकल सिक्योरिटी. ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या है फिजिकल सिक्योरिटी में. सबसे पहला है हमारा, द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द एसेट टू बी प्रोटेक्टेड. है ना, कि हमें जो है वो कौन सा या किस एसेट जो है आपको कौन सा एसेट जो है वो प्रोटेक्ट करना है. मान लीजिए एक सिंपल फर्नीचर है तो हम उसे ओपन में छोड़ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपका कोई हाई एंड राउटर है, ठीक है, तो उसको तो आप सिक्योर करके ही रखोगे, है ना. यदि कुछ एक राउटर है मान लीजिए जो करोड़ों का है, ठीक है, तो आप उसे जो है वो रखेंगे, ठीक है, सिक्योर करके रखेंगे. तो एट फर्स्ट आइडेंटिफाई द एसेट्स टू बी प्रोटेक्टेड. सेकेंड, आइडेंटिफाई डिफरेंट थ्रेट्स टू डिफरेंट एसेट्स. मतलब कि जो एसेट है, आप एसेट भी तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं ना, हार्डवेयर एसेट है, इंफॉर्मेशन एसेट्स है और अदर एसेट्स हैं. तो हर एसेट में जो है वो कौन सा थ्रेट हो सकता है. सब में तो ऐसा नहीं होगा कि इन ऑल एसेट देयर विल बी सिमिलर थ्रेट्स या ओनली वन काइंड ऑफ थ्रेट्स will exist for all the asset. So one मतलब all the asset will have different threats. So at first we will have to identify the specific threat for specific assets. ठीक है,
ए थ्रेट में मान लीजिए कि ए आपका एक एसेट है, बी है, तो हो सकता है ए के लिए जो है ये मान लीजिए एक्स एक थ्रेट हो, बी के लिए वाई थ्रेट हो। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये वाई एक्स के लिए भी हो और ये एक्स जो है वो बी के लिए भी हो। ठीक है, मतलब कि इसके लिए कौन सा थ्रेट है, इसके लिए कौन सा थ्रेट है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द वल्नरेबिलिटी टू दोज एसेट, यानी हमारा जो एसेट है उसमें वल्नरेबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, उसको एक बार जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज, मतलब यदि एक से ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज है तो हम उसको प्रायोरिटाइज कर लेंगे कि पहले कौन सा वल्नरेबिलिटी को हम लोग एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है अमाउंट एंड क्रिटिकलिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ रिस्क टू दोज एसेट, मतलब कि वहाँ पर जो है, ठीक है, रिस्क प्राइसिंग क्या है, अमाउंट एंड क्रिटिकलिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ रिस्क टू दोज एसेट, मतलब कि हमारे वहाँ पर जो है हमारा जो एसेट है, ठीक है, उसका जो है क्रिटिकलिटी क्या है, यदि थ्रेट्स वहाँ पे जो है वो होता है तो उसका क्रिटिकलिटी क्या है। ठीक है, रिस्क का इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि मान लीजिए कि कोई आपका सर्वर है, ठीक है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमको लगता है ये तो सबसे जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अपना जो भी आपको सिक्योरिटी है यहाँ डिप्लॉय करेंगे इसके लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें कौन सा थ्रेट आ सकता है तो उस थ्रेट्स को आप सबसे पहले जो है वो एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट होता है क्या, डिफरेंट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट सच एसेट, सेल्फ एक्सप्लेन्ड है ये। इम्प्लीमेंटिंग प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, एनालाइज द गैप एंड फाइंड द अनकवर्ड रिस्क, रेसिडुअल रिस्क कल हमने पढ़ा था, एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सिक्योरिटी मेजर्स टेकन। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है बहुत समझने का है। हम लोग क्या क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेप इन फिजिकल सिक्योरिटी, आइडेंटिफाई द एसेट टू बी प्रोटेक्टेड, आइडेंटिफाई डिफरेंट थ्रेट्स टू डिफरेंट एसेट, अंडरस्टैंडिंग द वल्नरेबिलिटीज टू दोज एसेट्स, prioritization of vulnerabilities, amount and criticality of impacts of risk to those asset, different steps to protect such asset, implementing protecting mechanism, analyzing the gap and find the uncovered risk and monitoring the security measures taken. So these are the steps in physical security. नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सम ऑफ द कॉमन वल्नरेबिलिटी इन फिजिकल सिक्योरिटी। क्या क्या हो सकता है। देखिए फिजिकल सिक्योरिटी में जो है ना बहुत ज़्यादा हमें माइंड अप्लाई नहीं करना है। आप जब ऑप्शन देखेंगे तो यू कैन ईजिली टिक द राइट आंसर। ठीक, ओके, इफ़ यू विल इमेजिन द सिचुएशन एंड यू विल थिंक देन यू कैन ईजिली टिक द राइट आंसर। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है इतना। तो सम ऑफ द कॉमन वल्नरेबिलिटी इन फिजिकल सिक्योरिटी इज व्हाट। तो फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ हार्डवेयर एसेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। मान के चलिए आपका सर्विस सेंटर से जो है वो हम एसेट ले जा रहे हैं या फिर सर्विस सेंटर में डाल रहे हैं, डालना तो ठीक है, निकालना बार बार इधर उधर यदि हम करते हैं तो क्या होगा, फिर इश्यू आएगा। ठीक है, और वियर एंड टियर का भी खतरा रहेगा, हमेशा टूट फूट भी तो सकता है। ठीक है, फिजिकली डैमेज भी हो सकता है कुछ हो तो फ्रीक्वेंट मूवमेंट जो है उसको हमें रोकना होगा। सेकेंड, इम्प्रॉपर रिकॉर्ड्स फॉर मूवमेंट ऑफ हार्डवेयर आइटम्स, मतलब फिजिकल सिक्योरिटी में एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि हार्डवेयर आइटम्स का जो मूवमेंट होता है उसका रिकॉर्ड कीपिंग सही से नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है तो उसको सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, lack of procedure to format hard disk and other storage devices before they are given to for servicing or surrendered in buyback arrangement। ठीक है, बायबैक अरेंजमेंट होता है ना, मान के चलिए कि मोबाइल्स में भी तो आजकल होता है, कैसीफाई जो है ये सब करता है ना, आपको पैसा देता है ना जब आप उसे सेल करते हो। तो लेकिन नहीं, कैसीफाई वाला एग्जाम्पल सही नहीं है। अभी जैसे सैमसंग का भी आया था कि जब भी चलता हुआ फ़ोन है उसका मॉडल दे रखा था, उस आप जो भी मॉडल का आप दोगे तो आपको कुछ पैसा रिटर्न हो जाएगा और जो भी नया मोबाइल आप खरीद रहे हैं तो उसमें वो एडजस्ट हो जाता था। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है और बैंक में भी होता है। जैसे बैटरी में भी ये होता है कि एक साइड के साथ हम लोग मान लीजिए करते हैं या अमेरन या किसी के भी साथ करते हैं, हमारा जो अरेंजमेंट होता है तो उस अरेंजमेंट में क्या होता है कि नया बैटरी, हाँ 75Ah का जो है
वो मान लीजिए आपको 10,000 का हम देंगे और पुराना बैटरी जो है वो 2,000 का लेंगे, 75Ah का, 100Ah का रहेगा तो हम कुछ और बढ़ा के दे देंगे। तो जब भी हम नया लेते हैं तो वो एडजस्ट करके हमें मिलता है। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि लैक ऑफ प्रोसीजर टू फॉर्मेट हार्ड डिस्क और अदर स्टोरेज डिवाइसेज बिफोर दे आर गिवन फॉर सर्विसिंग और सरेंडर्ड इन अ बाईबैक अरेंजमेंट। ठीक है, कि हम वहाँ पर जो है फॉर्मेट नहीं करते और ऐसे ही दे देते हैं तो वहाँ पर तो इशू आएगा। नेक्स्ट हमारा है एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इन क्रिटिकल एरियाज ड्यूरिंग ड्यूटी चेंज आवर्स। मतलब कि ड्यूटी चेंज आवर में जो है वो क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो जो इंपॉर्टेंट प्लेस है, प्रोमिनेंट प्लेस है जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं होता। इनएडिक्वेट प्रोसीजर फॉर व्हीकल चेक, ये भी है कि हो सकता है व्हीकल चेक जो आ जा रहे हैं उसको सही से चेक नहीं किया जा रहा है। इनएडिक्वेट प्रोसीजर टू चेक सर्विस पर्सनल, ये भी हो सकता है। लेटिंग द सर्विस पर्सनल अटेंड टू प्रॉब्लम्स इन क्रिटिकल एरिया नॉट कंप्लेंट बाय एनी एम्प्लॉय। मतलब कि किसी को आप बुलाए हैं, सर्विस वाले गाय को, सर्विस वाला कोई लड़का आया है और उसको हमने सर्वर रूम में अकेला छोड़ दिया है तो ही कैन डू एनीथिंग। तो हमें क्या करना है, यदि हम उसे बुलाते हैं तो जो क्रिटिकल प्लेसेस है वहां पे उसको नहीं बुला करके हम आउटसाइड बुलाएंगे। आउटसाइड नहीं, प्रीमाइसेस के आउटसाइड नहीं, मतलब वो क्रिटिकल प्लेस के आउटसाइड बुलाएंगे और वहां पर जो है वो जो भी हमें करना है वो वहीं पे करेगा। और यदि वो सर्वर रूम या क्रिटिकल प्लेस में करता है तो ऑलवेज देयर शुड बी वन ऑफ द एम्प्लॉय प्रेजेंट देयर। ठीक है, कोई एक एम्प्लॉय जो होगा वो वहां पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है हाउ RFID प्रोटेक्ट द हार्डवेयर डिवाइस। हमने पढ़ा था ना RFID के लिए अभी थोड़ी देर पहले। फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है, ठीक है, ये हमारे हार्डवेयर डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो RFID सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें 3 चीजें होती है, कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। एक होता है RFID टैग होता है, एक स्मार्ट RFID टैग और स्मार्ट लेबल दोनों एक ही चीज है। एक होता है RFID रीडर और एक होता है एंटीना। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है कि RFID टैग्स contain an integrated circuits and an antenna which are used to transmit data to the RFID reader। एक्चुअली देखिए, मान लीजिए ये कोई हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, तो इसके ऊपर इसको जो है हम लगा दिए हैं। ठीक है, ये हमारा टैग जो है, ठीक है, इस टैग में एक इंटरनल सर्किटरी रहता है और एक एंटीना भी इनबिल्ट रहता है। ठीक है, The RFID reader is a network connected device that can be portable or permanently attached. It uses radio waves to transmit signal that activate the tag. Once activated, the tag sends a wave back to the antenna where it is translated into data. The reader that converts the radio waves to a more usable form of data. Information collected from the tags is then transferred through a communication interface to a host computer system where the data can be stored in a database analyzed. ठीक है, इसमें RFID में देखिए क्या होता है, सिंपल मान लीजिए कि ये हमारा एक ना सिस्टम है, यहाँ पे एक RFID टैग लगा है तो देयर विल बी एक सर्किटरी एंड देयर विल बी एंटीना। ठीक है, देन देयर इज अ रीडर। ठीक है, ये यहाँ पे परमानेंट होता है और ये क्या करता है कि ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है और फिर इसको वे बैक होके यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और जब इसको वे बैक होके यहाँ पे मिलता है फिर डेटाबेस में वहीं पे एंट्री हो जाता है कि हाँ आपका जो हार्डवेयर का मूवमेंट है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप उसे यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। ये रहा RFID। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था वो था वेरी लो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर। वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ये जो है वो मेटल डिटेक्टर का ही ना एक टाइप है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर। ठीक है, तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर डिटेक्टर वर्ड छूट गया है, ठीक है, डिटेक्टर वर्ड होना चाहिए। ऑल्सो नोन एज इंडक्शन बैलेंस इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर डिटेक्टर टेक्नोलॉजी। तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर जो है ये एक जो है वो टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्या है कि VLF मेटल डिटेक्टर हैव 2 डिस्टिंक्ट कॉइल्स। एक होता है ट्रांसमीटर कॉइल्स। अच्छा, आपने यदि कभी देखा होगा तो एक बेसिक डिवाइस कैसा होता है ना, यहाँ पर एक गोल सा लगा रहता है जो वो क्या करते रहते हैं, मतलब जमीन के ऊपर ऐसे टच कराते रहेंगे और ये ऐसे करके वायर इसमें रहता है और एक डिवाइस यहाँ भी लगा रहता है और यहाँ पे फिर मान लीजिए होल्ड करने वाला रहता है, कुछ ऐसा डिवाइस होता है। तो होता क्या है कि
कि इससे ना इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करता रहता है, ठीक है। और मान लीजिए टारगेट ऑब्जेक्ट आपका जमीन के अंदर कहीं होगा, तो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स छोड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यदि वे बैक होके मिलेगा तो ये डिवाइस जो है वो इसको पढ़ लेगा, ठीक है। तो ये हमारा, तो ट्रांसमीटर कॉइल क्या करता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस इज द outer coil loop within it is a coil of wire, electricity is sent along with the wire towards target object। मतलब वही है जो गोल वाला था ना। रिसीवर कॉइल क्या करता है कि दिस इनर कॉइल लूप्स कंटेन अनदर कॉइल ऑफ वायर, दिस वायर एक्ट एज एन एंटीना टू पिक अप एंड एम्पलीफाई फ्रीक्वेंसीज कमिंग फ्रॉम टारगेट ऑब्जेक्ट इन द ग्राउंड। रिसीवर कॉइल का सिंपली हो गया कि ये रिसीव करता है सिग्नल को। व्हाट डज डिजिटल वीडियो सर्वेलांस मीन, देखिए सबसे पहले कि system is a surveillance system capable of capturing images and videos that can be stored or sent over communication networks। Digital video surveillance system can be used for nearly any environmental, example is CCTV। बिल्कुल ये भी सेल्फ एक्सप्लेन्ड है कि ये एक सर्वेलांस सिस्टम है जिससे हम इमेज और वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो ट्रांसमिट दैट डेटा ओवर नेटवर्क्स, ठीक है, तो जो दूसरे लोग भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ वीडियो सर्वेलांसेज। देयर आर 3 टाइप ऑफ वीडियो डेटा स्टोरेज फॉर वीडियो सर्वेलांसेज, NVR, DVR एंड हाइब्रिड। चलिए अब नाउ वी विल डिस्कस दिस इन वन बाय वन। एंड फर्स्ट इज डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड, DVR, यूजेज एनालॉग कैमरा एज वेल एज HD कैमराज, ठीक है। इसमें देखिए डिजिटल ये जो DVR है, जब भी आप यदि CCTV में थोड़ा सा भी आपके घर में लगा होगा या फिर बैंक में भी होगा, तो DVR मतलब सिंपल होता है ना कि उसको नेटवर्क पे हम एक्सेस नहीं कर सकते। आजकल आप देखते हैं कि मान लीजिए आपके बच्चे स्कूल में हैं और आप जो है वो वहाँ पे एक्सेस लेके आप अपने ऐप पे देख रहे होते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, तो वो NVR वाले में पॉसिबल होता है। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर में सिर्फ आपका जहाँ पे लगा हुआ है आपका कैमरा वहाँ पे बस एक्सेस होगा। NVR में ये फ़ायदा होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में कि आप इसे ओवर द नेटवर्क जो है इसे डाल सकते हैं। ओवर द नेटवर्क जब डाल देंगे, वैसे तो IP कैमरास के थ्रू भी कर सकते हैं आप। Amazon प्राइम पे आप देखना, या फ्लिपकार्ट पे भी शायद मिल जाएगा, MI का जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट है जिससे आप जो है वो बात भी कर सकते हो, 2 वे बात एक साथ कर भी सकते हैं कि आप कैमरा आप घर पे लगा दिए हो, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आपका घर जो है कहीं बिहार में है या कहीं भी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ से आप अपने जो भी आपके वो मतलब जो भी टेक केयर कर रहे हैं आपके घर का, आप वहाँ से बात भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं उनको। तो कहने का ये है कि NVR में ये सब पॉसिबल है कि अक्रॉस द नेटवर्क का हम जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसमें IP कैमराज होता है, तो ये NVR में भी स्टोरेज होता है, IP कैमरा में भी, चिप में जो है वो स्टोरेज अच्छा खासा आजकल मिलने लग गया है। और हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है कि ये कंबाइन होता है एनालॉग और डिजिटल कैमरा का। तो ये 3 हो गए, DVR, NVR और IP कैमराज। DVR मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, वो एनालॉग कैमरा होता है, आजकल तो IP कैमरा भी इससे हम जोड़ देते हैं। और सेकेंड हो गया NVR मतलब नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में क्या होता है कि हम कैमरा को जो है ओवर द नेटवर्क जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। डिफरेंट फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो है वो क्या क्या है, देखिए डिफरेंट फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल क्या क्या है। क्लोज सर्किट सर्वेलांस कैमरा, CCTV, मोशन और थर्मल अलार्म सिस्टम एकदम होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी यदि मोशन थोड़ा सा भी मोशन में चेंज आए, जैसे आपका होता है ना CCTV में भी, यदि फ्रेम चेंज नहीं हो रहा है तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो जैसे फ्रेम चेंज हो, मान लीजिए तो कुछ अलार्म बज जाए, इस टाइप का कुछ हो। सिक्योरिटी गार्ड्स, पिक्चर ID, एकदम पिक्चर ID सबके पास होना चाहिए। लॉक्ड एंड डेड बोल्टेड स्टील डॉट्स, एकदम ये भी होना चाहिए। बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स में फिंगर पॉइंट, वॉइस, फेसेज, आइरिस, हैंड राइटिंग एंड अदर ऑटोमेटेड मेथड यूज टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल, बायोमेट्रिक डिटेल। तो दीज आर द, ये जो है हमारा डिफरेंट फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स में क्या क्या हो गया, एक CCTV कैमरा आ गया, थर्मल मोशन और थर्मल अलार्म सिस्टम आ गया, सिक्योरिटी गार्ड आ गया, पिक्चर ID आ गया। लॉक्ड एंड डेड बोटल स्टील डॉर्स मतलब कि हम अच्छे से जो है वो
हमारा जो है मान लीजिए सर्वर रूम जैसे है, तो वहाँ पर एक स्टील डोर्स होना चाहिए, लॉक्ड और डेड बोल्टेड, एकदम स्ट्रांग, खुल ना पाए, ठीक है, और लॉक्ड होना चाहिए। और बायोमेट्रिक में हो गया, जैसे जैसे मान लीजिए फिंगरप्रिंट है, वॉइस है, फेस है, आइरिस है, हैंड राइटिंग है, अदर ऑटोमेटेड मेथड यूज टू रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल्स। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी क्या है, role especially in those areas that are terrorist affected, prone to thefts, and a rural branch of a bank in village not accessible easily by road or with an access only through a river bridge that is prone to get submerged in time flood etc. In all such cases, physical security assumes the greater role of environmental security, since the information asset हैव टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनवायरनमेंट एज वेल। बिल्कुल सही है कि मान लीजिए जहाँ पे एडवर्स एनवायरनमेंट है, एडवर्स कंडीशंस है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एनवायरनमेंटल सिक्योरिटी है, मान लीजिए फ्लड वाला एरिया तो नहीं है, साइक्लोन वाला एरिया तो नहीं है, टेररिस्ट वाला एरिया तो नहीं है, तो हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एनवायरनमेंटल सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नॉर्मली रेफर्स to protection of information asset against threat emanating from the environment. Some areas are prone to cyclone, floods, power surge, extreme temperature etc. तो ये सब जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है और हमें इस पे भी जो है वो ध्यान देना होगा। तो फिजिकल सिक्योरिटी में मुझे लगता है बस इतना ही है। यदि आप इस चैप्टर को देखेंगे तो प्योर थ्योरेटिकल है, ठीक है। इसमें जो IBF का हमारा बुक है, तो सबसे पहले यही इंट्रोडक्शन है, और देन अगेन जो है फिजिकल सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स है, वीडियो सर्वेलांस है, और देन इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है, और ये खत्म, इसमें कुछ नहीं है। तो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, आई थिंक जस्ट गो थ्रू द लेक्चर। और यदि इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें जो है वो आप आराम से सोच करके जो है वो सही आंसर लगा सकते हैं। So again I'll request that if you are finding my contents useful, videos content useful, then please share my channel or other social media platforms, okay, and if any suggestion from your side then kindly comment in video. So thanks for watching. I'll say thanks again.